हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, जो हमारे छत्तीसगढ़ करंट का साप्ताहिक करंट अफेयर्स के लिए वीडियो सीरीज चल रही थी, आज ये उसका दूसरा वीडियो है। इसके पहले हमने पिछले हफ्ते का करंट कर लिया है। आज की क्लास में जो हम करंट डिस्कस करने वाले हैं वो आपका 1 से 15 नवंबर के बीच जो अभी 2024 में जो आपकी घटनाएं हुई हैं उसको हम कवर करने वाले हैं। और यहां से आपको कोई ना कोई पेपर में क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि जितनी इंपॉर्टेंट चीजें अभी इस दौरान हुई है वो सब चीज इस वीडियो में आपके लिए कवर की जा रही है। और यहां पर मैं उस टॉक करंट से रिलेटेड हमारी क्या क्या फैक्ट और हो सकते हैं वो सब चीजों को भी हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपके करंट से क्वेश्चन है या करंट से रिलेटेड कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो सब भी आज की क्लास में हमारा कवर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास अच्छी लगेगी। तो अगर अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले आपका जो टेस्ट सीरीज भी हमारी सीजीपीएससी प्री की टेस्ट सीरीज चल रही है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। आपकी आज से जो है सीजीपीएससी प्री के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई, जिसमें छत्तीसगढ़ के इतिहास का पेपर आज था। आप अब भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप अब भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो अगर आप ऑनलाइन मोड में ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन मोड में आप जो है कोर्स का लिंक, आपको टेस्ट सीरीज का लिंक जो है कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आप वहां जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो यहां पर नीचे पूरा नंबर लिखा हुआ है, आप हमारी रायपुर सेंटर में आकर ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो पेपर हो भी गया है वो भी आप दे सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले करंट देखते हैं। रायपुर दक्षिण विधानसभा चुनाव का, जो आपको पता है रायपुर दक्षिण में विधानसभा का उपचुनाव हुआ है। क्यों उपचुनाव हुआ है? तो अभी आपको पता होगा कि जब हमारे जो बृजमोहन अग्रवाल थे रायपुर दक्षिण से, वो विधायक निर्वाचित हुए थे। जब वो विधायक निर्वाचित हुए तो उसके बाद उनको लोकसभा सीट से भी चुनाव लड़वाया गया बीजेपी की तरफ से। तो वो रायपुर लोकसभा सीट से बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़े और वो रायपुर लोकसभा चुनाव भी जीत गए। तो अगर कोई व्यक्ति विधायक और सांसद दोनों एक साथ नहीं रह सकते, यानी एक ही समय में कोई व्यक्ति विधायक और सांसद दोनों के पद में एक साथ नहीं रह सकता। तो अगर कोई व्यक्ति एक ही समय में विधायक और सांसद एक साथ बन जाता है तो उसको 14 दिन के भीतर यह तय करना पड़ता है कि वो विधायक रहना चाहता है या वो सांसद रहना चाहता है। अगर वो 14 दिन के भीतर यह तय नहीं करता तो उसकी जो सांसद की सीट रहती है वो रिक्त हो जाती है। याद रखिएगा, क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल विधायक और लोकसभा सांसद दोनों साथ में निर्वाचित हो गए थे, तो ऐसी स्थिति में उनको 14 दिन के भीतर यह तय करना था कि वो विधायक रहना चाहते हैं या लोकसभा सांसद रहना चाहते हैं। तो उन्होंने ये तय किया कि वो लोकसभा सांसद रहना चाहते हैं, इस कारण उनकी विधायक की सीट जो है वो रिक्त हो गई। हमेशा याद रखिएगा कि अगर कोई व्यक्ति विधायक या सांसद दोनों साथ में बन जाता और 14 दिन के भीतर तय नहीं करता तो ऐसी स्थिति में उसकी सांसद की सीट रिक्त होती है। यानी उसको 14 दिन के भीतर तय करना जरूरी है। अगर नहीं तय करेगा तो सांसद की रिक्त जो सीट है वो रिक्त हो जाएगी, वो विधायक बना रहेगा। ये चीज याद रखिएगा। तो उन्होंने बृजमोहन अग्रवाल ने क्या तय किया कि वो सांसद बना रहना चाहते हैं, विधायक की सीट उन्होंने रिक्त कर दी। तो ये चीजें जो मैंने आपको बताई है, कहां पर लिखा है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट, यानी जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में जो संसद ने बनाया है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, उसमें ये सब चीजें बताई गई हैं। ठीक है कि 14 दिन के भीतर उसको तय करना पड़ेगा। तो दोहरी सदस्यता का प्रतिषेध होता है, कोई व्यक्ति एक साथ विधायक और सांसद नहीं रह सकता। क्लियर? तो जब बृजमोहन अग्रवाल ने यह तय किया कि वो लोकसभा सांसद रहना चाहते हैं तो उन्होंने विधायक की सीट रिक्त कर दी। तो उनकी विधायक की सीट रिक्त करने के कारण यहां पर अब क्या कराया गया है? उपचुनाव करवाया गया है। तो उसी के विषय में ये हमारा करंट जो है उसको हमको पढ़ना है। तो अगर देखेंगे तो रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट जो है, रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट के पूर्व विधायक कौन थे? बृजमोहन अग्रवाल थे। बृजमोहन अग्रवाल के द्वारा रायपुर लोकसभा का सांसद निर्वाचित हो जाने के कारण उन्होंने विधायक की जो सीट थी उन्होंने उसको रिक्त कर दिया। याद रखेंगे, जब बृजमोहन अग्रवाल रायपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़े तो रायपुर लोकसभा सीट में उनके प्रतिद्वंदी कौन थे? यानी बृजमोहन अग्रवाल तो बीजेपी की सीट से चुनाव लड़े, तो कांग्रेस की तरफ से विकास उपाध्याय जो थे, तो बृजमोहन अग्रवाल ने विकास उपाध्याय को 5.75 लाख वोट से हराया था, लगभग 5,75,000 वोटों से हराया था। और ये छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा अंतर से जीतने वाले बृजमोहन अग्रवाल थे, जिन्होंने रायपुर लोकसभा सीट से चुनाव जीता है।
क्लियर। तो उन्होंने किसको हराया था? कांग्रेस के विकास उपाध्याय को उन्होंने हराया था। और जब वो विधायक बने थे, जब बृजमोहन अग्रवाल विधायक बने थे 2023 में, तो उन्होंने कांग्रेस के महंत राम सुंदर दास को हराया था, जो कि दूधाधारी मठ के महंत थे। तो दूधाधारी मठ के जो महंत थे उनको कांग्रेस के सीट से चुनाव लड़वाया गया था, महंत राम सुंदर दास, उनको हराए थे बृजमोहन अग्रवाल। तो विधायक चुनाव में उन्होंने महंत राम सुंदर दास को हराया था, जबकि सांसद चुनाव में उन्होंने विकास उपाध्याय को हराया था। क्लियर। तो अब जो है बृजमोहन अग्रवाल जब चुनाव जीते थे, जब वो विधायक थे, तो विधायक रहते हुए उन्होंने विष्णुदेव साय के मंत्रिमंडल में भी मंत्री का पद ग्रहण किया था। तो वो कौन से मंत्री थे? तो वो स्कूल शिक्षा, संसदीय कार्य, उच्च शिक्षा, धार्मिक न्यास और धर्मस्व, पर्यटन और संस्कृति विभाग, ये पूरा मंत्रालय जो था ये आपके बृजमोहन अग्रवाल के पास था। कि वो स्कूल शिक्षा विभाग, संसदीय कार्य विभाग, उच्च शिक्षा, धार्मिक न्यास, धर्मस्व, पर्यटन और संस्कृति विभाग, ये सभी विभाग का जो मंत्रालय है वो बृजमोहन अग्रवाल के पास था जब उन्होंने विष्णुदेव साय के मंत्रिमंडल में स्थान ग्रहण किया था। लेकिन जब वो लोकसभा सांसद बने तो उनका मंत्री पद भी चला गया। तो ऐसी स्थिति में अब वो यहां पर आपके राज्य में कोई भी मंत्री परिषद में उनका पद नहीं है। अब यहां पर उपचुनाव करवाया गया। तो उपचुनाव में जो आपकी मतदान की तारीख तय की गई है वो है 13 नवंबर 2024, यानी 13 नवंबर 2024 को अभी जो आपका डेट गया है, इसी में रायपुर दक्षिण विधानसभा का उपचुनाव कंडक्ट कराया गया है और इसके नतीजे आएंगे 23 नवंबर 2024 को। याद रखेंगे 23 नवंबर 2024 को इसके नतीजे आएंगे। चुनाव कब हुआ? 13 नवंबर 2024 को हुआ और नतीजे कब आएंगे? 23 नवंबर 2024 को आएंगे। कितने लोग इसमें चुनाव लड़े? तो 30 लोग इसमें चुनाव लड़े हैं। याद रखेंगे रायपुर दक्षिण विधानसभा से 30 कैंडिडेट चुनाव लड़े हैं। बीजेपी की तरफ से सुनील सोनी चुनाव में उतरे हैं, जबकि कांग्रेस की तरफ से आकाश शर्मा जो है वो चुनाव में उतरे हैं। कितने प्रतिशत वोटिंग हुई? तो वोटिंग हुई है 50.50%, यानी लगभग 50% ही लोगों ने अपने वोट दिए हैं। जो आपका 13 नवंबर को चुनाव कंडक्ट हुआ है, लगभग 50% लोग ही वोट देने गए हैं। जब बृजमोहन अग्रवाल चुनाव लड़े थे तब कितने लोग वोट दिए थे? 61.7% लोगों ने वोट दिया था रायपुर दक्षिण विधानसभा में। तो अगर आप देखेंगे तो लगभग 11% की कमी आई है विधानसभा, जो रायपुर दक्षिण विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें वोट देने वालों के प्रतिशत में 11% लोगों की कमी आई है। ये चीज याद रखेंगे, ठीक है। तो यहां पर पूरी डिटेल दिया गया है कि रायपुर दक्षिण विधानसभा में 2.39 लाख मतदाता है। 1.21 लाख जो है वो पुरुष मतदाता है, महिला मतदाता, और 1.18 लाख पुरुष मतदाता। ये सब चीज डिटेल यहां पर दिया है। आपके लिए वो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है मतदान कब हुआ है, 13 नवंबर 2024 को, और परिणाम आएगा 23 नवंबर 2024 को। अब आपके लिए इससे आपसे और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 14 दिन के भीतर उनको तय करना पड़ता है कि वो विधायक रहेंगे कि सांसद रहेंगे। अब यहां पर एक चीज आपके पेपर की दृष्टि से एक और चीज इंपॉर्टेंट होती है, वो ये चीज होती है, क्या केवल अभी रायपुर दक्षिण विधानसभा में ही उपचुनाव करवाया गया है या देश में कहीं और भी उपचुनाव हुए हैं? यह भी आपसे पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि केवल रायपुर दक्षिण विधानसभा का उपचुनाव हुआ है या देश में और भी इसके साथ ही उपचुनाव हुए हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं अगली स्लाइड में। तो यहां पर याद रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है कि अभी जो है कितने विधानसभा सीटों में उपचुनाव हुए? टोटल 31 विधानसभा सीटों में उपचुनाव है। याद रखना है, रायपुर दक्षिण को गिन के टोटल 31 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव यहां पर हुए हैं और 10 राज्यों में अभी उपचुनाव हुए हैं। याद रखेंगे 10 राज्यों में उपचुनाव हुए हैं। तो अगर आप देखेंगे तो राजस्थान की 7 सीटों में उपचुनाव हुआ है, पश्चिम बंगाल की 6 सीटों में उपचुनाव हुआ है, असम की 5 सीटों में, बिहार की 4 सीटों में, कर्नाटक की 3 सीटों में उपचुनाव हुए हैं, मध्य प्रदेश की 2, गुजरात की 1, छत्तीसगढ़ की 1, मेघालय की 1 और केरल की 1। तो टोटल 10 राज्यों की 31 विधानसभा सीटों में उपचुनाव हुए हैं और सभी के सभी उपचुनाव जो हुए हैं वो 13 नवंबर को ही कंडक्ट हुए हैं। सभी के सभी उपचुनाव जो है हुए हैं वो सभी के सभी 13 नवंबर 2024 को ही कंडक्ट हुए हैं और सभी के रिजल्ट 23 नवंबर 2024 को ही आएंगे। और ये 30 आपकी 31 विधानसभा सीटों के अलावा एक लोकसभा सीट में भी आपका उपचुनाव हुआ है, केरल की वायनाड लोकसभा सीट में। याद रखेंगे कि इन उपचुनाव जो हुआ है वो केवल विधानसभा की सीटों में नहीं हुआ है, एक सीट लोकसभा की भी है जिसमें उपचुनाव हुआ है, क्योंकि आपने देखा था कि राहुल गांधी जो है वो 2 जगह से निर्वाचित हो गए थे।
जब आपके लोकसभा चुनाव हुए तो वो 2 सीट से चुनाव लड़े थे, एक रायबरेली से और दूसरी वायनाड से, तो वो दोनों जगह जीत गए थे। तो दोनों जगह अगर कोई व्यक्ति दो लोकसभा सीट में एक साथ निर्वाचित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उसको एक सीट छोड़ना पड़ता है। अगर वो एक सीट नहीं छोड़ेगा तो उसकी दोनों सीट रिक्त हो जाती है। ये भी आपको याद रखना है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में बताया गया है कि दोहरी सदस्यता नहीं हो सकती, यानी लोकसभा की 2 अलग अलग सीट से अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो उसको एक सीट से अपना जो है वापस लेना पड़ेगा कि एक सीट छोड़नी पड़ेगी। अगर वो तय समय में नहीं छोड़ता तो दोनों सीट रिक्त हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में राहुल गांधी ने यह तय किया कि वो वायनाड सीट को रिक्त करेंगे। तो जो वायनाड सीट उन्होंने रिक्त की तो वहीं पर अभी उपचुनाव हो रहा है। तो वही चीज आपको याद रखना है कि टोटल 31 विधानसभा सीटों में उपचुनाव हुआ है और साथ में आपकी केरल की जो वायनाड की लोकसभा सीट है वहां पर भी उपचुनाव कंडक्ट कराए गए हैं। यह चीज भी याद रखिएगा। इसके अलावा 2 राज्यों की विधानसभा चुनाव भी अभी हो रहे हैं, याद रखेंगे। 2 राज्यों की विधानसभा चुनाव भी अभी कंडक्ट कराए जा रहे हैं, इस चीज को भी याद रखिएगा। झारखंड और महाराष्ट्र, याद रखेंगे कि झारखंड और महाराष्ट्र में भी अभी जो है चुनाव कंडक्ट कराया जा रहा है। तो अगर आप देखेंगे झारखंड की विधानसभा चुनाव 2024 और महाराष्ट्र की विधानसभा चुनाव 2024, यानी 2 राज्यों की भी विधानसभा चुनाव अभी हो रहे हैं। उपचुनाव तो ये हो गए, ये साधारण चुनाव है, आम चुनाव है जो हर 5 साल में होता है। तो झारखंड और महाराष्ट्र में आपके जो है सामान्य निर्वाचन की प्रक्रिया यहां पर करवाई जा रही है, जो चुनाव कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो देखेंगे झारखंड में 2 चरण में चुनाव हो रहे हैं जबकि महाराष्ट्र में एक ही चरण में चुनाव हो रहा है। यह चीज याद रखना है। झारखंड में विधानसभा सीटों की संख्या 81 है, याद रखेंगे। झारखंड में विधानसभा सीटों की संख्या 81 है जबकि महाराष्ट्र में विधानसभा सीटों की संख्या 288 है, 288 है। बहुमत का आंकड़ा कितना है? 41 झारखंड में बहुमत का आंकड़ा है, 50% + 1 होता है। यहां पर भी आपका 145 बहुमत का आंकड़ा है। झारखंड में 2 चरण में चुनाव हो रहे हैं। तो याद रखेंगे पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को कंप्लीट हो गया है, दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को होगा और 23 नवंबर को रिजल्ट आएगा। जबकि महाराष्ट्र में जो आपके चुनाव है, महाराष्ट्र में आपका 20 नवंबर को, याद रखेंगे महाराष्ट्र में 20 नवंबर को चुनाव है और इसका रिजल्ट भी 23 नवंबर को आएगा। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है कि 31 विधानसभा सीटों में उपचुनाव हुए हैं, 1 लोकसभा सीट में उपचुनाव हुआ है और 2 आपके विधानसभाओं में क्या क्या 2 राज्यों की विधानसभा का आम निर्वाचन भी इसी समय हो रहा है। तो इतनी चीजें आपके करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी बेहद इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा कहां कहां उपचुनाव हुए हैं। अगर आपको छत्तीसगढ़ से क्वेश्चन जोड़ के देगा तो आपको ये चीजें भी पूछ सकता है। तो इसको आपको अच्छे से फोकस करके याद रखना है कि यहां यहां अभी चुनाव कंडक्ट कराए गए हैं। क्लियर? चलिए अगले करंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो करंट है यहां पर वो है, अगला करंट है, 1 मिनट रुकेंगे, थोड़ा सा अटक रहा है। चलिए अगला करंट देखते हैं। अगला करंट है यहां पर छत्तीसगढ़ के जसपुर में आयोजित भगवान बिरसा मुंडा माटी के वीर पदयात्रा। आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ के जसपुर में भगवान बिरसा मुंडा माटी के वीर पदयात्रा भी आयोजन किया गया है। तो आपको याद रखना है कि यहां पर 10,000 युवाओं के साथ भगवान बिरसा मुंडा के सम्मान में माटी के वीर पदयात्रा निकाली गई। भगवान बिरसा मुंडा के सम्मान में यहां पर क्या किया गया? 10,000 युवाओं का माटी का वीर पदयात्रा निकाली गई। ये आपको पता होना चाहिए किस दिनांक को निकाली गई। 13 नवंबर 2024 को यह माटी के वीर पदयात्रा निकाली गई। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए? तो डॉक्टर मनसुख मांडविया जो है इसमें शामिल हुए। ये श्रम एवं रोजगार, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री, भारत सरकार के मंत्री है डॉक्टर मनसुख मांडविया। ये यहां पर शामिल हुए हैं जो कि श्रम रोजगार खेल एवं युवा कल्याण मंत्री है। ये इस माटी के वीर पदयात्रा में शामिल होने यहां पर पहुंचे थे। ये आयोजन स्थल कहां है? तो आयोजन स्थल कोमोडो गांव था, जहां के पुराना नगर मैदान से रंजीता स्टेडियम जसपुर के लिए यहां पर क्या निकाली गई?
माटी के वीर पदयात्रा निकाली गई। ये आपको याद होना चाहिए, कोमोडो गांव पुराना नगर मैदान से रंजीता स्टेडियम जसपुर जिला है, वहां पर आपका ये माटी के वीर पदयात्रा निकाली गई और कुल दूरी 7 किलोमीटर लगभग पदयात्रा निकाली गई थी। ये भी आपको पता होना चाहिए। ये सब आप देख रहे हैं तो याद रखिएगा, यही मनसुख मांडविया है, ये विष्णुदेव साय हैं, जिनके नेतृत्व में यहां पर क्या किया गया, माटी के वीर पदयात्रा निकाली गई। ठीक है। और माई भारत जो आपकी संस्था है, माई भारत संस्था के द्वारा जो है ये सब आयोजन किया गया था। आगे देखते हैं विशेष बात क्या है। भगवान बिरसा मुंडा माटी के वीर पद यात्रा के उद्घाटन के दौरान, यानी जब मनसुख मांडविया वहां पर आए तो उद्घाटन के दौरान आदिवासी समुदाय के कई एथलीटों को सम्मानित किया गया। यानी इस समय क्या किया गया, जो आदिवासी समाज के कई एथलीट थे उनको सम्मानित किया गया। ऐसे एथलीट जो कि छत्तीसगढ़ के हैं उनको यहां पर सम्मानित किया गया। तो किन किन एथलीटों को सम्मानित किया गया, ये आपके पेपर की दृष्टि से एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है। तो याद रखेंगे, जिनमें आपके राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी आकांक्षा रानी, जो कि छत्तीसगढ़ की आकांक्षा रानी, उनको सम्मानित किया गया। ताइक्वांडो एथलीट प्रतीक बाड़ा, यानी उनके खेल का नाम है ताइक्वांडो, जिनका नाम है व्यक्ति प्रतीक बाड़ा, जो कि ताइक्वांडो खेल खेलते हैं, उनको यहां पर सम्मानित किया गया। और पर्वतारोही नैना धाकड़, या नैना धाकड़ बोलते हैं, नैना धक्कड़, इनको यहां पर सम्मानित किया गया। तो याद रखना है, 3 एथलीट जो आदिवासी समाज से आते हैं उनको यहां पर सम्मानित किया गया है। आकांक्षा रानी, प्रतीक बाड़ा और नैना धक्कड़, इनके खेल याद रखिए गए। पर्वतारोही है, ये ताइक्वांडो खेलते हैं, ये क्रिकेट खिलाड़ी है, इनको सम्मानित किया गया। आगे देखते हैं, केंद्रीय मंत्री ने एक महत्वपूर्ण घोषणा यह भी की है कि वो छत्तीसगढ़ के जसपुर में एक अत्याधुनिक खेल स्टेडियम बनाएंगे। यानी उन्होंने खेल स्टेडियम जसपुर में बनाया जाएगा, ऐसा उन्होंने घोषणा की है। और यहां पर फिर आगे कहा कि यहां पर जो स्टेडियम है, यहां पर कई खिलाड़ी खेलेंगे, तो ये खिलाड़ी जो है इतना जज्बा रखते हैं कि वो ओलंपिक में पदक ला सकते हैं। तो ये भारत को 2036 ओलंपिक में पदक हासिल करने में ये सहायता करेंगे, उनके लिए यहां पर स्टेडियम बनाया जा रहा है, ऐसा मनसुख मांडविया ने कहा। तो याद रखेंगे कि इन्होंने जसपुर में स्टेडियम बनाने की भी घोषणा की है। आगे देखते हैं कि आपका इसका जो आपका गौरव यात्रा निकाली गई, जनजाति गौरव यात्रा, इसका उद्देश्य क्या है। तो अगर हम देखेंगे, इसका उद्देश्य धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर जनजाति समुदाय की विरासत और देश के विकास में उनके योगदान को देश दुनिया को बताना और उन्हें सम्मानित करने के लिए यह यात्रा निकाली गई। यानी आदिवासी समाज के जो आप बोल सकते हो कि जो उनकी संस्कृति रही है, विरासत रही है, तो उनको देश दुनिया को बताने और उन्हें सम्मानित करने के लिए जो आपकी बिरसा मुंडा गौरव यात्रा निकाली गई है। आगे देखते हैं, गम्हरिया चौक पर जनजाति समुदाय के प्राचीन अस्त्र शस्त्र और वाद्य यंत्रों की प्रदर्शनी लगाई गई थी। यानी जब यह गौरव यात्रा निकाली गई तो गम्हरिया चौक जो था, गम्हरिया चौक में प्राचीन अस्त्र शस्त्र और वाद्य यंत्र जो जनजातियों के होते हैं उनकी वहां पर प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। पद यात्रा में बस्तर के किलेपाल, याद रखेंगे, पद यात्रा में बस्तर के किलेपाल से आए जनजाति नर्तक दल के कलाकारों ने कक्सार नृत्य प्रस्तुत किया। यानी जब ये आपके जनजाति गौरव यात्रा निकली तो बस्तर के जो किलेपाल क्षेत्र है, किलेपाल क्षेत्र से जनजाति नर्तक दल आए थे, उन्होंने यहां पर कक्सार नृत्य का भी प्रदर्शन किया था, जो मुख्य अतिथि थे उनके सामने। आगे देखते हैं, पद यात्रा का विभिन्न समाज और संगठनों के लोगों ने भी जगह जगह पद यात्रियों का स्वागत सम्मान किया। लगभग 10,000 लोग जो है इसमें शामिल हुए थे, जो कि आपके माई भारत ग्रुप के थे वॉलंटियर, वो लोग शामिल हुए थे। आगे देखते हैं, ये भी आपके पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकता है। गम्हरिया स्थित स्मृति वन में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के द्वारा एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत, जो एक पेड़ मां के नाम जो आपका कार्यक्रम चल रहा है, उसके तहत जो केंद्रीय मंत्री थे उन्होंने बरगद के पौधे को रोपा। कहां पे रोका? गम्हरिया स्थित स्मृति वन में। एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत जो आपके केंद्रीय मंत्री थे मनसुख मांडविया, उन्होंने बरगद के पेड़ को रोपा, जबकि आपके जो मुख्यमंत्री यानी विष्णुदेव साय है, उन्होंने रुद्राक्ष के पौधे का रोपण किया। याद रखेंगे, मनसुख मांडविया ने बरगद के पौधे का आप बोल सकते रोपण किया, जबकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रुद्राक्ष के पौधे का रोपण किया। तो ये सब चीज आपको उसी दौरे के दौरान है, आप ये सब चीज देख सकते हैं। ठीक है। अब यहां पर देख लीजिए, यहां पर जो विष्णुदेव साय है वो एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत जो है वो आपका रोपण कर रहे हैं रुद्राक्ष के पौधे का। ये सब चीज आप देख सकते हैं फोटो के माध्यम से। अब यहां पर क्योंकि
पिछले में हमने यहां पर क्या चीज देखा कि एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत यहां पर वृक्षारोपण किया गया। तो ये एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम या अभियान है क्या, उसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि अगर इससे रिलेटेड पेपर में क्वेश्चन बनेगा तो आपको हो सकता है कि यहां से भी कनेक्ट करके पूछ ले। तो एक पेड़ मां के नाम अभियान जो है, इस अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर की थी। यानी एक पेड़ मां के नाम अभियान कब से चालू हुआ है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2024 से इसको ये स्टार्ट हुआ है। इसका लक्ष्य था कि सितंबर 2024 तक 80 करोड़ पेड़ और मार्च 2025 तक 140 करोड़ पेड़ लगाना इसका लक्ष्य था। यानी सितंबर 2024 तक 80 करोड़ पेड़ लगा दिया जाएगा और मार्च 2025 तक 140 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य इसके लिए रखा गया है, एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत। तो इसके उद्देश्य क्या है? एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के उद्देश्य सबसे पहला पर्यावरण संरक्षण क्या है? इस अभियान के जरिए लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जा रहा है और वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाता है। इससे पर्यावरण प्रदूषण जो है वो कम होता है और जलवायु परिवर्तन पर अंकुश लगेगा। सीधी सी बात है, आपके पेड़ लगेंगे तो पर्यावरण संरक्षण तो होगा ही, जैव विविधता बढ़ेगी, पर्यावरण संरक्षण होगा तो प्रदूषण कम होगा, सीधी सी बात है। दूसरा है मिट्टी का संरक्षण। मिट्टी का संरक्षण कैसे? अगर आप पेड़ रोपेंगे तो पेड़ जो होगा वो मिट्टी को रोक के रखेगा, तो पेड़ मिट्टी को बांध कर रखते हैं जिससे मिट्टी का कटाव रुक जाता है, तो मिट्टी का संरक्षण इसका उद्देश्य है। अगला है जल संचयन। तो अगर पेड़ है तो पेड़ तो जमीन के अंदर उसकी जड़ें हैं, तो वो जड़ क्या करेगी? जो आपके वर्षा जल है उसको संचित करके रखेगी। वर्षा जल को संचित करके रखेगी तो उससे आपका भूमिगत जल की मात्रा बढ़ेगी। तो पेड़ वर्षा का जल सोखते हैं और भूजल स्तर को बढ़ाते हैं, इसलिए आपका ये कार्यक्रम चालू है। अगला, माताओं को सम्मानित करना। इस अभियान के जरिए माताओं के सम्मान में एक पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो जैसे आप कोई भी बच्चा अपनी मां का ख्याल रखता है, वैसे वो पेड़ लगाएगा तो मां के प्रति उसके समर्पण को दिखाने के लिए, मां के प्रति सम्मान दिखाने के लिए अभियान चालू किया गया है। अगला, आने वाली पीढ़ियों के लिए भविष्य तैयार करना, क्योंकि इस अभियान के जरिए आने वाली पीढ़ियों के लिए एक हरा और समृद्ध भविष्य तैयार करने की कोशिश की जा रही है। तो एक अच्छा अभियान है, एक पेड़ मां के नाम जो अभियान है वो एक अच्छा अभियान है। इसमें याद रखिएगा, सरकार की तरफ से जमीन बताई जाती है कि आपको कहां पे पेड़ लगाना है, आप वहां पे पेड़ लगाइए, उसकी रक्षा करने का काम सरकार का। ये चीज याद रखिएगा, एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत सरकारी जमीन दी जा रही है, वहां पर आपको जाकर पेड़ लगाना है, लेकिन जब आप पेड़ लगाएंगे तो उसकी रक्षा करने का काम सरकार का है। ये कार्यक्रम का एक मेन पार्ट है, इसको याद रखिएगा। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा जनजाति गौरव यात्रा क्या है और उसके तहत एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम क्या है, उसको मैंने लिंक करके आपको पढ़ाया। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इसका पीडीएफ आपको कहां मिलेगा? जो चीज हम पढ़ रहे हैं टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, जिसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर इस क्लास का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अगला कार्यक्रम देखते हैं, या अगला क्या है करंट? अगला करंट है धान तिहार। धान तिहार 2024-25 अच्छा करंट है, पेपर में यहां से क्वेश्चन आने का संभावना है। तो धान तिहार जो है वो स्टार्ट हो चुका है। धान तिहार का मतलब धान खरीदी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो धान खरीदी 14 नवंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक आपके धान खरीदी का आयोजन किया जा रहा है। तो याद रखेंगे 14 नवंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक आपका धान खरीदी इस बार हो रहा है। खरीफ फसल के लिए यहां पर धान खरीदी किया जा रहा है, खरीफ फसल होती है उसका धान खरीदी यहां पर चल रहा है। उपार्जन केंद्रों की संख्या कितनी है? 2739 है, यानी जहां पर धान उपार्जित किया जा रहा है वो 2739 उपार्जन केंद्र है। ये संख्या याद रखिएगा, पेपर में आ सकता है। पंजीकृत कृषकों की संख्या कितनी है? तो 27.68 लाख जो है, यानी लगभग 27,68,000 पंजीकृत आप बोल सकते कृषक है जो यहां पर पंजीयन कराए हैं कि वो धान बेचेंगे। अगला, नवीन पंजीकृत कृषकों की संख्या कितनी है? यानी नवीन पंजीकृत कृषकों की संख्या, यानी ऐसे कृषक जो नए हैं, उन्होंने पिछले बार धान नहीं बेचा था, इस बार उन्होंने पंजीयन कराया अपने धान बेचने के लिए। तो नवीन पंजीकृत कृषकों की संख्या है 1.42 लाख, यानी 1,42,000 नए किसान जुड़े हैं धान बेचने के लिए। धान खरीदी का लक्ष्य कितना रखा गया कि इस बार कितनी धान खरीदी होगी? तो 160 लाख मीट्रिक टन यहां पर धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है कि इस साल 160 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की जाएगी। पिछले साल कितनी धान खरीदी हुई थी? पिछले बार हुई थी 144.92 लाख मीट्रिक टन।
तो इस बार उससे ज्यादा लक्ष्य रखा गया, लगभग 14 लाख मीट्रिक टन ज्यादा का लक्ष्य है। तो 144.92 लाख मीट्रिक टन पिछले बार धान खरीदी हुआ था। धान खरीदी की शुरुआत कहां से की गई, यानी आपका धान खरीदी 14 नवंबर से स्टार्ट हुआ है। तो 14 नवंबर में हमारे विष्णुदेव साय जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने धान खरीदी को शुरुआत की। तो वो कौन से उपार्जन केंद्र में गए थे, तो वो भाटागांव बी धान उपार्जन केंद्र गए थे, जो कि बालोद में स्थित है। ये आप देख रहे हैं, ये विष्णुदेव साय जो है ये गए थे बालोद, तो यहां पर धान खरीदी हो रहा है। ये कौन सा उपार्जन केंद्र है, भाटागांव बी उपार्जन केंद्र है। याद रखिएगा, भाटागांव बी कहां पर स्थित है, बालोद में स्थित है। भाटागांव बी उपार्जन केंद्र बालोद में धान खरीदी प्रारंभ किया गया है। धान खरीदी जो किया जा रहा है उसमें 72 घंटे में सीधे बैंक खाते में होगा भुगतान। यानी जो धान खरीदी की जा रही है, धान खरीदी के 72 घंटे के भीतर जो है खाते में भुगतान कर दिया जाएगा, जितने की भी धान खरीदी होगी। और यहां पर अभी एक नई व्यवस्था चालू की गई है कि जब भी किसान धान खरीदी केंद्र में अपने धान को बेचने के लिए आएंगे, तो तुरंत उसको 10,000 रुपए का भुगतान कर दिया जाएगा। यानी अधिकतम कितना, 10,000 रुपए का भुगतान उसको कैश में कर दिया जाएगा वहां पर, बाकी उसके खाते में आ जाएंगे। तो किसानों की आवश्यकता होती है, उनको पैसे की जरूरत है, तो वो तुरंत क्या करेंगे, जैसे ही धान खरीदी वहां पर करेंगे, वो अपनी जो भी समिति में धान खरीदी, प्राथमिक कृषि साख समिति गए होंगे धान बेचने के लिए, तो वहां कृषि सहकारी समिति में क्या करेंगे, प्राथमिक कृषि सहकारी समिति में धान बेचेंगे, तुरंत समिति उनके खाते उनको 10,000 रुपए नगद में देगी, और बाकी अगर कोई पैसा बचा है तो वो उनको बैंक खाते में 72 घंटे के भीतर भुगतान कर दिया जाएगा। ये चीज याद रखना है। अब धान खरीदी कितने में की जा रही है, तो आपको पता है बीजेपी सरकार की कृषक उन्नति योजना चल रही है। तो कृषक उन्नति योजना के तहत जो धान खरीदी हो रही है वो 3100 रुपए प्रति क्विंटल में हो रही है। यानी 3100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से यहां पर धान खरीदी किया जाएगा। एक क्विंटल का 3100 रुपए दिया जाएगा, और यहां पर प्रति एकड़ 21 क्विंटल के मान से धान खरीदी हो रही है। यानी एक एकड़ का 21 क्विंटल अनुमान लगाया गया कि 21 क्विंटल धान होता है, तो एक एकड़ के हिसाब से 21 क्विंटल के प्रति मान से धान खरीदी का काम किया जा रहा है। और छत्तीसगढ़ देश का इकलौता ऐसा राज्य जहां किसानों को धान का सर्वाधिक मूल्य मिल रहा है। यानी इससे ज्यादा धान का मूल्य और कोई भी स्टेट नहीं दे रहा है। छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा मूल्य में धान की खरीदी कर रहा है, 3100 रुपए प्रति क्विंटल। अब आपको कमेंट सेक्शन में मेरे को यह बताना है कि आपका जो धान का अभी एमएसपी कितना तय किया है। एमएसपी से तो ज्यादा हमारी सरकार दे रही है, तो आपको यह बताना है कि एमएसपी जो होता है, एमएसपी आपको 2 क्वेश्चन के आंसर कमेंट सेक्शन में देना है, तब मैं समझूंगा कि आप जो है चीजों को, आपका होमवर्क समझ लीजिए। आपको नहीं पता होगा तो आप देख के बता दीजिएगा, लेकिन आपको बताना है। एमएसपी आपको याद रखना है कि धान 2 तरीके का होता है, एक होता है धान सामान्य और एक होता है ग्रेड ए का धान। एक होता है सामान्य धान और एक होता है ग्रेड ए का धान। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि धान सामान्य धान का कितना आपका समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और ग्रेड ए के धान का कितना समर्थन मूल्य है, यह आपको बताना है। अब आपको पता है समर्थन मूल्य CACP की सिफारिश के आधार पर तय होता है। कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, कृषि मूल्य एवं लागत आयोग के द्वारा जो होता है वो आपका समर्थन मूल्य की सिफारिश की जाती है। दूसरा क्वेश्चन आप ये भी बताइएगा कि समर्थन मूल्य पर आपका ये चीजें तो जारी होता है, सरकार कितनी फसलों को एमएसपी में खरीदती है। याद रखना है, आपको ये भी बताना है कि सरकार कितनी फसलों का एमएसपी जारी करती है, जिसमें मतलब कितनी फसलों को एमएसपी में खरीदा जाता है, ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो ये होमवर्क मैंने दिया है, इसको आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है, पेपर में आ सकता है। चलिए अगला देखते हैं। अब यहां पर अगर आपको एसआई प्री का बैच ज्वाइन करना है तो एसआई प्री का बैच भी हमारे ऐप में चल रहा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। 11 नवंबर से वो क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। आप अगर इसको ज्वाइन करना चाहते हो तो अभी भी आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। क्लासेस जो है ऑनलाइन मोड में लगातार चल रही है, तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। इस कोर्स की लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाकर इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय सड़क कांग्रेस का 83 नंबर का वार्षिक अधिवेशन आयोजित हुआ रायपुर में, ठीक है, याद रखेंगे। भारतीय सड़क कांग्रेस का 83वां वार्षिक अधिवेशन रायपुर में आयोजित हुआ। तो आयोजन इसका हुआ है 8 से 11 नवंबर 2024 को। आयोजन स्थल था रायपुर का पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम और साइंस कॉलेज परिसर। तो रायपुर में आपका पहली बार भारतीय सड़क कांग्रेस का 83 नंबर का वार्षिक अधिवेशन मतलब आयोजित किया गया। कब से कब तक था? 8 से 11 नवंबर 2024 तक का था। कहां आयोजन था? पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम और साइंस कॉलेज परिसर में इसका आयोजन हुआ
हुआ है। मुख्य अतिथि के रूप में नितिन गडकरी आए थे, जो कि आपके रोड परिवहन मंत्री है। तो नितिन गडकरी यहां पर इसमें शामिल होने आए थे। तो आप इसका लोगो देख सकते हैं, 83 IRC एनुअल सेशन ऑफ द इंडियन रोड्स कांग्रेस, 8 से 11 नवंबर 2024 को रायपुर छत्तीसगढ़ में इसका आयोजन हुआ है। ये आपका इसका लोगो था इस बार का। अब देख लेते हैं कि यहां पर जब नितिन गडकरी जो थे वो 8 नवंबर को आए थे, 8 नवंबर 2024 को इसके उद्घाटन समारोह में नितिन गडकरी शामिल हुए। क्योंकि वो परिवहन मंत्री थे, तो नितिन गडकरी यहां पर आकर उद्घाटन समारोह में जिन मुद्दों पर उन्होंने क्या किया, किन किन 4 मुद्दों की मार्गदर्शिका जारी की। तो जिन मुद्दों की मार्गदर्शिका जारी की यानी दिशा निर्देश जारी किए, उन्हीं मुद्दों में बाकी 3 दिन चर्चा हुई। तो यहां पर पहले ही दिन केंद्रीय मंत्री गडकरी के द्वारा 4 प्रमुख दस्तावेज जारी किए गए, जिन पर अगले 3 दिन तक क्या की गई, चर्चा की गई। किस किस पे मार्गदर्शिका जारी की, इनमें स्टील की पुल निर्माण के लिए दिशा निर्देश कि स्टील का पुल निर्माण कैसे हो, स्टील कंक्रीट कंपोजिट बॉक्स, सड़क पुलों के लिए गर्डर अधिरचना दिशा निर्देश, मल्टी मॉडल यात्री टर्मिनल के लिए दिशा निर्देश, पुल और प्रबंधन, इन्वेंट्री के लिए मैनुअल, निरीक्षण एवं रख रखाव का दस्तावेज। तो ये टोटल 4 तरीके के दस्तावेज यहां पर उन्होंने जारी किए और इन्हीं पर बाकी 3 दिन तक क्या की गई, चर्चा की गई। समझ आ गया? तो इनको आपको अगर पूछ ले कितने तरीके का दस्तावेज, 4 तरीके के दिशा निर्देश जारी किए थे, जिसमें यहां पर चर्चा बाकी 3 दिनों तक हुई। अब गडकरी यहां पर छत्तीसगढ़ के बैम्बू क्रैश बैरियर को सराहा। अब यहां पर आपको यह देखना है बैम्बू क्रैश, यहां पर आपका बैरियर क्या होता है। आप देखेंगे सड़क के किनारे ऐसा बैरियर बना रहता है कि जब आपकी दुर्घटना होती है तो यहां पर आप टकराते हैं, यहां पर गाड़ी टकराती कि आप उस तरफ ना जाए, आप इसी में रुक जाएं। तो ये स्टील के बनते हैं। अब यहां पर क्या किया जा रहा है, इसको बैम्बू से बनवाया जा रहा है। ठीक है, तो क्योंकि वो फ्लेक्सिबल होते हैं, उनकी अब लाइफ ज्यादा होती है, तो बैम्बू से अब इसका निर्माण किया जा रहा है। और यहां पर जो बैम्बू क्रैश बैरियर बन रहा है, इसमें हमारा छत्तीसगढ़ का बेमेतरा जिला में इसका निर्माण किया जा रहा है। तो याद रखेंगे कि गडकरी ने छत्तीसगढ़ के बैम्बू क्रैश बैरियर को की सराहना की। उन्होंने कहा बेमेतरा में बैम्बू क्रैश बैरियर का उत्पादन हो रहा है, यानी जो बैम्बू क्रैश बैरियर है उसका उत्पादन, प्रोडक्शन कहां हो रहा है, बेमेतरा में हो रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ इसका यूज नहीं कर रहा है, यानी बेमेतरा बना रहा है उसको, अब वो बाहर दूसरे राज्यों में जा रहा है, वहां पर उसकी सरकारें यूज कर रही है। भारत सरकार बैम्बू क्रैश बैरियर का यूज कर रही है, उसको लगवा रही है। तो उन्होंने बोला कि NHI सड़कों के किनारे बैम्बू क्रैश बैरियर लगा रही है, यानी जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है वो आपका लगा रही है बैम्बू जो क्रैश बैरियर है। लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री शाह से अनुरोध किया कि वो छत्तीसगढ़ की सड़कों में भी बैम्बू क्रैश बैरियर लगवाए। यानी बेमेतरा प्रोडक्शन कर रहा है, लेकिन उसका यूज हमारे राज्य में नहीं हो रहा, दूसरे राज्यों में जा रहा है, या आपका जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी उसके पास जा रहा है। तो ऐसे बैम्बू क्रैश बैरियर अपने भी सड़कों के किनारे लगाए, ऐसा उन्होंने अनुरोध किया विष्णुदेव साय से। तो याद रखेंगे बेमेतरा बैम्बू क्रैश बैरियर के उत्पादन कर रहा है, तो आपसे पेपर कभी क्वेश्चन में आ जाए तो इसको याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं कि जो नितिन गडकरी थे उन्होंने और भी कुछ घोषणा की छत्तीसगढ़ के लिए, वो देख लेते हैं। तो नितिन गडकरी यहां पर सबसे पहले ये देख लेते हैं कि नितिन गडकरी ने क्या चीज की घोषणा की कि छत्तीसगढ़ में क्या क्या बनेगा। तो 20,000 करोड़ रुपए उन्होंने यहां पर पैकेज दिया है छत्तीसगढ़ को अलग अलग सड़क निर्माण के लिए। तो यहां पर 4 लेन रोड बनाया जाएगा। कहां पे 4 लेन रोड बनाया जाएगा? धमतरी से जगदलपुर नेशनल हाईवे 30। याद रखना है, आपसे पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं नेशनल हाईवे 30 कहां से कहां तक जाता है, ऐसा। तो वो सब चीज आपको करंट से जोड़कर अपना परिवहन वाला पार्ट जरूर देखिएगा। इस बार आपके पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, अभी व्यापम भी परिवहन से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो याद रखेंगे कि धमतरी से जगदलपुर नेशनल हाईवे 30 4 लेन किया जाएगा। रायपुर से बलौदा बाजार नेशनल हाईवे 130D आपका क्या किया जाएगा, 4 लेन। कटघोरा से अंबिकापुर नेशनल हाईवे 134 लेन किया जाएगा। और बिलासपुर से अकलतरा रायगढ़ होते हुए उड़ीसा बॉर्डर, इन 4 4 लेन रोड बनाए जाएंगे। यहां पर यह बोला गया है 2 लेन रोड बनाने का परमिशन दिया गया है। पांडुका से झरिया बहार नेशनल हाईवे 130C, झरिया बहार से मुंडागुड़ा नेशनल हाईवे 130C, यहां पर ये 2 लेन रोड बनेंगे। रायपुर शहर में 4 फ्लाईओवर, सरोना चौक, तेलीबांधा चौक, उद्योग भवन चौक और धनेली जंक्शन, यहां पर आपका 4 आपका फ्लाईओवर बनाने का बोला गया है। और 1 टाइम डेवलपमेंट किया जाएगा रोड का पोंडी, पंडरिया, तखतपुर, मुंगेली और अंबिकापुर में। लेकिन आपके पेपर की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट है 4 लेन रोड इंपॉर्टेंट है, आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। इस तरीके का 4 लेन रोड होता है, इसको आपको याद रखना है। तो ये 4
जगह बनाने का, और NH इसका नंबर याद रखिएगा, कभी पेपर में पूछा जा सकता है। अब यहां पर देखते हैं जो भारतीय सड़क कांग्रेस होता है ये है क्या। तो भारतीय सड़क कांग्रेस देश में राजमार्ग इंजीनियरों की शीर्ष संस्था है, यानी जो हाईवे बनाने वाले इंजीनियर होते हैं उनकी शीर्षस्थ संस्था जो है वो यही है, ठीक है, जो आपका भारतीय सड़क कांग्रेस है। IRC की स्थापना दिसंबर 1934 में हुई है, यानी जो भारतीय सड़क कांग्रेस की स्थापना कब हुई है, 1934 में हुई है दिसंबर में। सरकार द्वारा स्थापित जय कर समिति के रूप में विख्यात भारतीय सड़क विकास समिति की सिफारिशों पर किया गया, यानी एक जय कर समिति बनी थी, जय कर समिति की सिफारिश के आधार पर भारतीय सड़क कांग्रेस का निर्माण किया गया है। इसका उद्देश्य भारत में सड़कों का विकास करना है, यानी भारत में सड़कों के विकास करने के लिए उन्होंने इसकी स्थापना की है। अब यहां पर भारतीय सड़क कांग्रेस में दो लोगों की विशेष प्रस्तुति हुई थी, इसको भी याद रखिएगा। सुदेश भोसले आए थे, जो सिंगर आपको पता है सुदेश भोसले, और अनूप जलोटा आए थे, ये भी याद रखिएगा, ये भी आपके सिंगर है तो इसको याद रखिएगा। सुदेश भोसले और अनूप जलोटा भारतीय सड़क कांग्रेस के सम्मेलन में शामिल हुए थे। चलिए अगला करंट देख लेते हैं। अगला करंट है विश्व पर्यटन दिवस पर बस्तर के चित्रकूट और ढूढ़मारस या गुड़मारास गांव को मिला विशेष सम्मान। ये आज का भी करंट है, अगर आप देखेंगे तो संयुक्त राष्ट्र के पर्यटन के अंतर्गत भी गुड़मारास जो गांव है इसको शामिल कर लिया गया है। तो इसको ढूढ़मारास गांव भी बोला जाता है, ढूढ़मारस गांव भी बोला जाता है, दोनों एक ही है, याद रखिएगा। ढूढ़मारास बोले या ढूढ़मारस बोले दोनों एक ही है। तो याद रखेंगे विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ को पर्यटन के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए भारत सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया। बस्तर के चित्रकूट और ढूढ़मारस गांव को भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित बेस्ट टूरिज्म विलेज प्रतियोगिता 2024 में विशेष सम्मान से सम्मानित किया गया। तो याद रखेंगे दो जगह सम्मानित की गई थी, एक था आपका विश्व पर्यटन दिवस के दिन चित्रकूट और ढूढ़मारस गांव, दोनों को सम्मानित किया भारत सरकार ने। यह पुरस्कार केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित एक भव्य समारोह में दिया गया, यानी आपके गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा यह सम्मान दिया गया, क्योंकि पर्यटन मंत्री है तो उन्होंने पर्यटन के क्षेत्र में दो गांव अच्छा काम किए, चित्रकूट और ढूढ़मारस, तो उनको यह सम्मान दिया। चित्रकूट को सामुदायिक पर्यटन मॉडल के लिए और ढूढ़मारस को एडवेंचर पर्यटन उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मान दिया गया। तो यहां पर देख रहे हो आप, ये बंबू राइड करवाते हैं यहां पर, ठीक है, तो ये सब चीजें यहां पर आपके ढूढ़मारस गांव में हो रही है, जिसके कारण जो है इनको क्या है एडवेंचर का पुरस्कार मिला, एडवेंचर पर्यटन का पुरस्कार मिला है ढूढ़मारस को, जबकि चित्रकूट को सामुदायिक पर्यटन मॉडल का पुरस्कार मिला है, यानी ये सामुदायिक पर्यटन मॉडल में मिला है, ढूढ़मारस को एडवेंचर के लिए मिला है। तो ढूढ़मारस गांव ने कांगेर धारा में बांस राफ्टिंग और कयाकिंग जैसे इको पर्यटन गतिविधियों की शुरुआत की है। यानी यहां पर आप देख रहे हो ये बांस में बैठाते हैं, बांस में बैठाकर यहां पर ये कांगेर नदी है, कांगेर नदी में क्या करते हैं, कांगेर नाला जो है, कांगेर नाला में ये यहां पर क्या करते हैं, यहां पर बांस राफ्टिंग कराता है। आप राफ्टिंग देखे हो, रिवर राफ्टिंग वैसे होता है, तो यहां पर बांस में बैठाकर राफ्टिंग करवाई जाती है। और दूसरी चीज यहां पर कायाकिंग भी करवाई जाती है। तो कायाकिंग जैसे इको पर्यटन गतिविधियां की शुरुआत हुई। इस पहल ने ढूढ़मारस को बस्तर के प्रमुख इको पर्यटन क्षेत्र में जोड़ दिया है। तो ढूढ़मारस को एडवेंचर के लिए मिल रहा है पर्यटन पुरस्कार, जबकि सामुदायिक पर्यटन मॉडल के लिए चित्रकूट को मिल रहा है। और आज की जो खबर थी उसके लिए मैंने आपको ये करंट करवाया है, ये पिछला करंट है, इसको मैंने आज इसलिए करवाया है क्योंकि आपकी आज के करंट की रिपोर्ट थी जो आपके पेपर में आई है, वो है संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने 60 देशों से चुने गए 20 गांव में किया गया शामिल। यानी जो आपका बस्तर का ढूढ़मारस जो आपका गांव था, जिसको अभी इको पर्यटन वाला जहां पे एडवेंचर करवाए जा रहे थे बांस के ऊपर, इसको संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यावरण संगठन ने अभी 60 देशों में से चुना कुछ गांव को पर्यटन की दृष्टि से बढ़ावा देने के लिए। तो उसमें उन्होंने शामिल किए हैं टोटल 60 देशों से 20 गांव को, और उस 20 गांव में हमारा छत्तीसगढ़ के बस्तर का ढूढ़मारस गांव भी शामिल किया गया है। तो एक बड़ी उपलब्धि है, और आप आने वाले समय में देखेंगे आपके पेपर में यहां से क्वेश्चन बनेगा। तो याद रखना है कि ढूढ़मारस गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यावरण संगठन ने 60 देशों से चुने 20 गांव में से बस्तर के ढूढ़मारस गांव को शामिल किया गया है। तो याद रखेंगे, क्योंकि आपको पता है विश्व पर्यटन दिवस के दिन क्या दिया गया था, पुरस्कार दिया गया था चित्रकूट और ढूढ़मारस को। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यटन दिवस आपको पता है 27 सितंबर को मनाया जाता है। 27 सितंबर को
आपका विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। इसी दिन धूड़ महाराज गांव और चित्रकूट को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। अब जो है धूड़ महाराज शामिल हो गया है आपके किसमें, संयुक्त राष्ट्र के विश्व पर्यटन संगठन के अंतर्गत ये गांव को शामिल किया गया है। अब ये जो संगठन है यहाँ पर जो है अपना इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पे पर्यटन की एक्टिविटी को बढ़ाने का प्रयास करेगा। तो जो हमने पढ़ा था, मैंने आपको बंबू राइडिंग दिखा दिया था, जो बंबू राफ्टिंग कैसे होती है। अब ये कायाकिंग जो होता है इसको हम कायाकिंग बोलते हैं, ठीक है, ये कायाकिंग होता है। तो यहाँ पर आपके ये सब चीजें होती है। तो इसके तहत जो है धूड़ महाराज जो है कांगेर राष्ट्रीय उद्यान के भीतर स्थित है और इसे इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहां की कांगेर और सबरी नदी में कायाकिंग और बंबू राफ्टिंग का रोमांच पर्यटकों को कराया जाता है। यानी राफ्टिंग 2 जगह करा रहे हैं, कायाकिंग 2 जगह करा रहे हैं, एक कांगेर और एक सबरी। सबरी जो है आपको पता है, कांगेर जो है सबरी की सहायक नदी है। तो ये 2 जगह आपका ये सब चीज कराया जा रहा है, कायाकिंग और बंबू राफ्टिंग। तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो धूड़ महाराज गांव ये आपको याद रखना है, बस्तर के क्षेत्र में पड़ता है, दरभा क्षेत्र में पड़ता है ये। चलिए अगला देखते हैं, पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव। जो पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को उनकी जनसंख्या के अनुरूप मिलेगा आरक्षण। ये आपके पेपर की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट करंट है, ये आपके पेपर में आ सकता है, ठीक है। तो अब यहां पर क्या किया गया है, पहले क्या होता था, पंचायतों में जो आपके एससी एसटी होते थे, पंचायतों में एससी एसटी को जनसंख्या के अनुपात पर आरक्षण मिलता था। और यदि एससी और एसटी की जनसंख्या 50% या उससे कम होती थी तो वहां पे ओबीसी को 25% आरक्षण मिलता था। याद रखेंगे, पहले क्या होता था कि एससी और एसटी को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिलता था, जबकि ओबीसी को आरक्षण तभी मिलता था पंचायत या नगरीय निकाय में जब एससी एसटी की जनसंख्या 50% या उससे कम है, तब ओबीसी को 25% आरक्षण मिलता था। लेकिन अब क्या बोला गया है, अब ओबीसी को भी जनसंख्या के अनुपात पे आरक्षण मिलेगा। वो कैसे मिलेगा, अब उसके ऊपर यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या आपका जो अभी विष्णुदेव साय का जो मंत्रिमंडल था, कैबिनेट मीटिंग उनकी हुई और कैबिनेट मीटिंग में उन्होंने ये तय किया कि अब पंचायतों और नगरीय निकाय में ओबीसी को भी जनसंख्या के अनुपात पर आरक्षण दिया जाएगा। क्या ये उनका मंत्रिमंडल ने अपने से निर्णय लिया या उनके लिए उन्होंने कोई आयोग बैठाया था, उसकी रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने निर्णय लिया, वो चीज हम देखते हैं। ये पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष श्री आर.एस. विश्वकर्मा ने आयोग का प्रतिवेदन सौंपा और इस आयोग का गठन 3 माह पहले अन्य पिछड़ा वर्ग की सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति के अध्ययन के लिए किया गया था। यानी आप ये बोल सकते हो, विश्वकर्मा आयोग की रिपोर्ट के आधार पर यह आरक्षण का जो प्रोसेस है उसमें बदलाव किया जा रहा है। तो और ये विश्वकर्मा आयोग क्या था, तो इसको हम जानते हैं छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग। तो छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष श्री आर.एस. विश्वकर्मा की रिपोर्ट के आधार पर, प्रतिवेदन के आधार पर यह आरक्षण को बदलने का फैसला लिया गया। यह सबसे पहला पॉइंट। तो ये आर.एस. विश्वकर्मा जो आपका आयोग बना था, 21 विषय के लिए बना था, अन्य पिछड़ा वर्ग की सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति के अध्ययन के लिए बना था। और इसकी ही रिपोर्ट के आधार पर आप देख रहे हैं, ये है आर.एस. विश्वकर्मा, इन्हीं की रिपोर्ट के आधार पर यहां पर क्या किया गया, ये आपका आरक्षण देने का प्रोसेस किया गया। तो त्रिस्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकाय के चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के प्रथम प्रतिवेदन एवं अनुशंसा अनुसार आरक्षण प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत स्थानीय निकायों में आरक्षण को एक मुश्त सीमा 25% को शिथिल कर अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या के अनुपात में 50% आरक्षण की अधिकतम सीमा तक आरक्षण प्रदान किया जाएगा। अब ये क्या है, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है, कि 50% कैसे दिया जा रहा है, इसके ऊपर हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं ताकि आपको वो चीजें क्लियर रहे, ठीक है। चलिए अब समझते हैं, ठीक है, ये कैसे हो रहा है। देखिए, मान लेते हैं, मैं ग्राम पंचायत से समझा रहा हूं, आप इसको जनपद जिला में भी अप्लाई कर सकते हैं। मान लेते हैं ये एक ग्राम पंचायत है और इस ग्राम पंचायत में अलग अलग वार्ड है, ठीक है, एक ग्राम पंचायत है, इस ग्राम पंचायत में एक अलग अलग वार्ड है। मान लेता हूं कि ये ग्राम पंचायत कोई भी नाम की हो सकती है। मान लेता हूं इस ग्राम पंचायत में 10 वार्ड है। मान लेता हूं इस ग्राम पंचायत में कितने वार्ड है, 10 वार्ड है। अब देखिए यहां पर आरक्षण पहले कैसे होता था, तो हम ये देखते थे
कि इस गांव में कितने, जो आपका ये ग्राम पंचायत है, इसमें कितने प्रतिशत एससी लोग रहते हैं। तो मान लेता कि यहां पर इस ग्राम पंचायत में एससी लोग जो थे वो 20% रहते। मान लेते एससी लोग जो थे वो 20% रहते, तो टोटल सीट थी 10, 10 का 20% यानी 2 सीट एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व होती। 2 सीट किसके लिए रिजर्व होती? एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व होती। ठीक, अब देखते कि इस ग्राम पंचायत में एसटी कितने हैं। तो मान लेते एसटी जो है वो भी 20% एसटी होते। क्या होते? एसटी भी 20% होते, तो 10 का 20% कितना हुआ? 2 सीट। तो 2 सीट किसके लिए रिजर्व हो जाती? एसटी कैटेगरी के लिए भी रिजर्व हो जाती। 2 सीट किसके लिए रिजर्व होती? एसटी कैटेगरी के लिए। क्योंकि एससी और एसटी को दिया गया आरक्षण 40% आ रहा है, यानी 50% से कम आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में यहां पर ओबीसी को कितना मिलता? 25% मिलता। ओबीसी को कितनी से आरक्षण मिलता? 25% मिलता, क्योंकि एससी एसटी को दिया गया आरक्षण 50% या उससे कम आ रहा था। तो ओबीसी को डायरेक्ट कितना मिलता? 25% मिलता। यानी ओबीसी को लिए हमको जनसंख्या देखने की जरूरत नहीं थी, वो डिपेंड कर रहा था एससी एसटी के आरक्षण के ऊपर। अगर एससी एसटी का आरक्षण 50% से कम आ रहा है तो ओबीसी को डायरेक्ट 25% मिलता, यानी 25%, तो 10 का 25% कितना होता? 10 का 25% 2.5 होता। तो इसको पिछड़ा आंकड़ा लेके 2 सीट ओबीसी के लिए भी रिजर्व यहां पर हो जा रही थी। यह पहले आरक्षण का प्रोसेस था। अब क्या आरक्षण का प्रोसेस है, अब उसको समझते हैं। देखिए अब क्या होगा, ये मैं आपको समझ आ गया होगा, ये मैं ओबीसी वाला आरक्षण को मिटा रहा हूं आपको समझाने के लिए। अब क्या हो रहा है, अब यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर यह देखा जा रहा है कि एससी और एसटी को दिया गया आरक्षण यहां पर कितना आ रहा था? 40% आ रहा था। क्योंकि यह दिया गया आरक्षण 50% है, उससे कम आ रहा है, तो पहले क्या होता था? ओबीसी को डायरेक्ट कितना मिल जाता था? 25% मिल जाता था। लेकिन अब क्या देखा जाएगा कि अगर ये एससी और एसटी को दिया गया आरक्षण 50% से कम आएगा, तो ऐसी स्थिति में अभी हम ये देखेंगे कि उस ग्राम पंचायत में ओबीसी की कितनी जनसंख्या है। अब हम क्या देखेंगे? उस ग्राम पंचायत में ओबीसी की कितने प्रतिशत जनसंख्या। पहले हम ओबीसी की जनसंख्या नहीं देख रहे थे, हम क्या देख रहे थे कि एससी एसटी को कितना आरक्षण मिला है। अगर वो आरक्षण 50% से कम होता था तो ओबीसी को हम डायरेक्ट 25% दे देते थे। लेकिन अब क्या देखा जाएगा? अब यह देखा जाएगा अगर एससी एसटी का आरक्षण 50% से कम है, तो अब हम यह देखेंगे कि उस ग्राम पंचायत में ओबीसी की जनसंख्या कितनी है। तो अगर ओबीसी की जनसंख्या, मान लेते ओबीसी की जनसंख्या 30% होता, तो 30% ओबीसी की जनसंख्या होगा, तो डायरेक्ट क्या मिलेगा? 10 का 30% यानी 3 सीट ओबीसी के लिए रिजर्व हो जाएगी। अगर ओबीसी की जनसंख्या 10% होती, अगर ओबीसी की जनसंख्या 10% होती, तो यहां पर अब उनको 10% आरक्षण मिलता। तो कुल मिलाकर अब क्या किया गया है? पहले अगर एससी एसटी की जनसंख्या 50% से कम होती तो ओबीसी को डायरेक्ट 25% दे देते थे, लेकिन अब आरक्षण ओबीसी को किसके अनुसार मिलेगा? जनसंख्या के हिसाब से मिलेगा। यानी अगर ओबीसी वहां पर 10% रहते हैं तो उनको 10% आरक्षण मिलेगा, 20% रहते हैं तो 20% आरक्षण मिलेगा, 30% रहते तो 30% मिलेगा, 40% रहते तो 40%, 50% रहते तो 50% मिलेगा। तो ओबीसी को मैक्सिमम आरक्षण कितना मिल सकता है? 50% का आरक्षण मिल सकता है। ओबीसी को मैक्सिमम कितना आरक्षण? 50%। अब यहां पर अगर आप एक चीज और समझिए, यहां पर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर ओबीसी की जनसंख्या 10% है तो वहां पर ओबीसी की कितनी सीट मिलती? 1 सीट मिलती। अगर ओबीसी की जनसंख्या 20% उस क्षेत्र में होती तो ओबीसी को 2 सीट मिलती, 30% होती तो 3 सीट मिलती, 40% होती तो 4 सीट मिलती, 50% है तो 5 सीट ओबीसी को मिलेगी। लेकिन इससे ज्यादा ओबीसी को नहीं मिल सकता। तो याद रखिएगा ओबीसी को मैक्सिमम कितना आरक्षण मिल सकता है? 50%। मान लेते कि यहां पर ओबीसी की संख्या 60% होती, अगर मान लेते किसी ग्राम पंचायत क्षेत्र में ओबीसी की संख्या 60% है, तब भी ओबीसी को मैक्सिमम आरक्षण कितना मिलता? 50% मिलेगा। समझ रहे हो? यानी अगर ओबीसी को उनकी जनसंख्या के अनुपात पर आरक्षण मिलेगा, वो जनसंख्या के अनुपात पर आरक्षण तब तक मिलेगा जब तक एससी एसटी का आरक्षण 50% से कम है। अब यहां पर एक चीज याद रखिएगा, जो पहले भी होता था, अगर किसी ग्राम पंचायत में एससी एसटी की जनसंख्या 50% से ज्यादा है
तो वहां पर ओबीसी को कोई आरक्षण नहीं मिलता था, वो अब भी लागू है। अगर यहां पर एससी और एसटी को दिया गया आरक्षण 50% से ज्यादा आ जाए तो ऐसी स्थिति में ओबीसी को अब भी कोई आरक्षण नहीं मिलेगा। लेकिन अगर एससी एसटी को दिया गया आरक्षण 50% या उससे कम आता है तो ओबीसी को अब उनकी जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण मिलेगा, लेकिन ओबीसी को अधिकतम 50% तक का आरक्षण मिल सकता है। अगर ओबीसी की जनसंख्या 50% से वहां पर ज्यादा है तो ओबीसी को 50% ही आरक्षण मिलेगा। अगर ओबीसी की जनसंख्या वहां पर 50% से कम है तो जितना उनका जनसंख्या उतना उनको आरक्षण मिलेगा। समझ आ गया? यानी ओबीसी को जो मैक्सिमम आरक्षण कितने परसेंट का मिल सकता है? 50% का, और उनको आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात में मिलेगा। अगर उनकी जनसंख्या 50% से ज्यादा होती है तो उनको मिलेगा 50% का आरक्षण। अगर उनकी जनसंख्या 50% से कम होती है तो उनको मिलेगा जितनी उनकी जनसंख्या है उतना आरक्षण। तो अब ये तीनों लेयर में लागू हो गया, चाहे आप ग्राम पंचायत देखें, जनपद देखें, जिला पंचायत देखें, नगर पंचायत देखें, नगर पालिका देखें या नगर निगम देखें, ये सब जगह यही लागू कर दिया गया है। समझ आ गया? तो ओबीसी को अब उनकी जनसंख्या के अनुपात पर आरक्षण मिलेगा, ये चीज आपको याद रखना है। क्लियर है? तो अब ये तीनों लेयर में लागू है, हर पद में लागू है, और महिलाओं का आरक्षण जो था वो सेम है, बाकी सब चीज बिल्कुल सेम है। बस एक अंतर हुआ है, ओबीसी को उनकी जनसंख्या के अनुपात पर आरक्षण मिलेगा और मैक्सिमम आरक्षण ओबीसी को 50% मिल सकता है। मिनिमम कितना आरक्षण मिलेगा? जितनी उनकी जनसंख्या होगी उतना मिनिमम आरक्षण होगा, अधिकतम 50% का आरक्षण। उम्मीद है कि मैंने आपको ये सब चीज क्लियर कर दी होगी, आपको समझ आ गया होगा। कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा, इसके ऊपर प्रॉपर एक नया वीडियो बनाकर आपको और डिटेल में अगर पंचायती राज जानना हो तो उसके लिए अपन चर्चा कर लेंगे, अगर आपको कोई दिक्कत होगी। बाकी मेरे को नहीं लग रहा है कि आपको कोई दिक्कत इसमें आई होगी। क्लियर है? तो याद रखिएगा, आर.एस. विश्वकर्मा जी का नाम याद रखिएगा, उन्हीं के प्रतिवेदन के आधार पर ऐसा निर्णय लिया गया है। चलिए अगला देखते हैं, राज्योत्सव के बारे में देख लेते हैं। तो आपको पता है कि छत्तीसगढ़ में अभी आपका राज्य स्थापना दिवस था, तो राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 4 से 6 नवंबर 2024 तक राज्योत्सव का आयोजन किया गया। अब राज्योत्सव में अलंकरण पुरस्कार भी मिलता है। अलंकरण पुरस्कार के ऊपर कल अनिश सर की क्लास हो चुकी है। अगर आपको राज्य अलंकरण पुरस्कार देखना है किसको क्या मिला है, ये आप कल की क्लास में सर ने बताया हुआ है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। तो अब देखते हैं छत्तीसगढ़ राज्योत्सव से रिलेटेड और अन्य फैक्ट जो है उसको देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ राज्योत्सव का जो आपका आयोजन किया गया, 4 नवंबर से 6 नवंबर 2024 के बीच राज्योत्सव का आयोजन हुआ। कहां हुआ? नवा रायपुर में जो आपका राज्योत्सव मेला स्थल है वहां पर इसका आयोजन किया गया। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि उद्घाटन समारोह में कौन आए थे। तो उद्घाटन समारोह में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां पर शामिल हुए थे। याद रखना है, उद्घाटन समारोह में आपके जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है डॉक्टर मोहन यादव, उनके द्वारा राज्योत्सव का शुभारंभ किया गया। जबकि राज्योत्सव को अंत किसके द्वारा किया गया, यानी समापन समारोह में कौन शामिल हुए? तो हमारे जो देश के उपराष्ट्रपति हैं डॉक्टर श्री जगदीप धनखड़ जी। याद रखेंगे, श्री जगदीप धनखड़ जी जो भारत के माननीय उपराष्ट्रपति हैं, वो समापन समारोह में शामिल हुए थे। यानी 6 तारीख को उद्घाटन समारोह था, 4 तारीख को उद्घाटन समारोह था, 4 नवंबर को। तो 4 नवंबर को डॉक्टर मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है वो आपके उद्घाटन समारोह में शामिल हुए थे, जबकि जो आपके उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़ जी, ये शामिल हुए थे आपके समापन समारोह में 6 नवंबर को। और इन्हीं के द्वारा राज्य अलंकरण पुरस्कार दिए गए हैं, जिसका वीडियो कल को मिल चुका है। अगर हम देखेंगे कि राज्योत्सव के समय कौन कौन से सेलिब्रिटी यहां पर आए थे, तो वो भी पेपर में क्वेश्चन बन सकता है। तो याद रखेंगे 4 तारीख को आए थे शान, जो कि बॉलीवुड सिंगर आप जानते हैं शान। तो 4 नवंबर 2024 को शान के द्वारा यहां पर पहले दिन उद्घाटन समारोह के दिन यहां पर प्रस्तुति दी गई। एक चीज और याद रखिएगा, जो राज्योत्सव के मुख्य अतिथि थे मोहन यादव, राज्योत्सव के अध्यक्ष कौन थे अगर आपसे पूछा जाए, यानी जो उद्घाटन समारोह हुआ था उद्घाटन समारोह के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे आपके विष्णुदेव साय, यानी आपके अध्यक्ष विष्णुदेव साय थे। अति विशिष्ट अतिथि कौन थे? अति विशिष्ट अतिथि डॉक्टर रमन सिंह थे। बाकी जो आपके विधानसभा अध्यक्ष हैं, तो आप इतना याद रखिएगा इस चीज के बारे में। अब यहां पर देख लेते हैं पहले दिन कौन आए थे। पहले दिन आए थे आपके शान, जो आपके आप बोल सकते हो कि अपनी प्रस्तुति दिए। दूसरे दिन नीति मोहन जो कि बॉलीवुड सिंगर है, नीति मोहन को यहां पर बुलाया गया था। तो 5 नवंबर को नीति मोहन ने यहां पर प्रस्तुति दी अपनी। इसके अलावा आपको इंडिया गॉट टैलेंट के
जो याद रखना है इंडियाज गॉट टैलेंट के जो मलखम ग्रुप था, इंडिया गॉट टैलेंट का जो मनोज कुमार का मलखम ग्रुप था, मलखम ग्रुप ने 6 नवंबर को यहां पर प्रस्तुति की, ये आपने फोटो देख ली, तो 6 नवंबर को मलखम ग्रुप की प्रस्तुति हुई। इसके अलावा 6 नवंबर को इंडियन आइडल फेम जो थे, इंडियन आइडल के पवनदीप और अरुणिता, इनके द्वारा परफॉर्मेंस की गई 6 नवंबर को। इसी के अलावा 6 नवंबर को जादू बस्तर दायरा बैंड, याद रखेंगे जादू बस्तर दायरा बैंड जो कि सवी श्रीवास्तव और उसकी टीम का था, इनके द्वारा भी प्रस्तुति दी गई। तो 4 नवंबर को सान, 5 नवंबर को नीति मोहन, 6 नवंबर को मलखम ग्रुप जो कि मनोज कुमार का, इसके अलावा 6 नवंबर को इंडियन आइडल फेम पवनदीप और अरुणिता का परफॉर्मेंस, और 6 नवंबर को ही जादू बस्तर दायरा बैंड का परफॉर्मेंस किया गया। तो याद रखेंगे उद्घाटन समारोह में मोहन यादव आए थे, जबकि समापन समारोह में माननीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी आए थे। ये राज्योत्सव के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं। बाकी जो अलंकरण पुरस्कार है उसके बारे में डिटेल वीडियो पहले से डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। अगला यहां पर करंट देखते हैं। अगला करंट है गिद्ध संरक्षण कार्यशाला का आयोजन नवा रायपुर। गिद्ध संरक्षण के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया है नया रायपुर में, और यह आयोजन 15 नवंबर 2024 को हुआ है। यानी आपको याद रखना है गिद्ध संरक्षण के लिए कार्यशाला का आयोजन हुआ नवा रायपुर में। तो मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की पहल पर गिद्धों के संरक्षण पर विमर्श हेतु रायपुर में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। 15 नवंबर 2024 को आयोजित कार्यशाला में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और बर्ड काउंट इंडिया के प्रतिनिधियों सहित देश के विभिन्न राज्यों के गिद्ध विशेषज्ञ यहां पर शामिल हुए। उल्लेखनीय है कि पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में गिद्धों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह चीज आपको पता होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में जो है टोटल 6 टाइप के गिद्ध की प्रजातियां पाई जाती है। आपको पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में गिद्ध की जो है 6 टाइप की प्रजाति पाई जाती है, जिसमें लॉन्ग बिल्ड वल्चर, व्हाइट रम्प्ड वल्चर, इजिप्शियन वल्चर, हिमालयन वल्चर, यूरेशियन वल्चर और सिनेरियस वल्चर। याद रखिएगा 6 टाइप की आपकी गिद्ध की प्रजाति यहां पर पाई जाती है छत्तीसगढ़ में। इसके अलावा गिद्धों की मौत के कारण पर अध्ययन के लिए याद रखना है क्या हो रहा था, जब आपका 1990-2000 का जो समय था, इस समय गिद्धों की लगातार मृत्यु होती जा रही थी और गिद्ध इस कगार में पहुंच चुके थे कि वो विलुप्त प्रजाति के अंतर्गत आने लग गए थे, यानी इनकी विलुप्ति जो है वो तेजी से होने लगी थी। तो इसके अध्ययन के लिए कि यहां पर गिद्धों की मौत के कारण का अध्ययन करने के लिए वर्ष 2001 में हरियाणा के पिंजौर में एक गिद्ध देखभाल केंद्र बनाया गया। इससे रिलेटेड आपका पर्यावरण का सवाल है, पेपर में कभी भी आ सकता है। तो हरियाणा के पिंजौर में गिद्ध देखभाल केंद्र स्थापित किया गया और कुछ समय बाद वर्ष 2004 में गिद्ध देखभाल केंद्र को उन्नत करते हुए देश के पहले गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र की स्थापना कर दी गई। यानी हरियाणा के पिंजौर में सबसे पहले गिद्ध संरक्षण के लिए यहां पर गिद्ध देखभाल केंद्र बनाया गया और यह गिद्ध देखभाल केंद्र में यह रिसर्च किया जा रहा था कि आखिर गिद्ध मर क्यों रहे इतनी तेजी से। तो गिद्ध देखभाल केंद्र बनाया और इसी को फिर अपग्रेड करते गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र की स्थापना वहां पर कर दी गई। अब जब इस अध्ययन दल ने यह पाया, यहां पर आपको याद रखना है कि अध्ययन दल ने यह पाया कि गिद्ध की मौत का कारण जो है वो आपका डिक्लोफेनेक आपका एक दवा है, डिक्लोफेनेक दवा के कारण गिद्धों की मौत हो रही है। पेपर में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है कि गिद्ध की मौत का कारण क्या है, तो डिक्लोफेनेक एक दवा है जो पशुओं को बुखार या उनको जकड़न होता है तो पशुओं को ये खिलाई जाने वाली दवा है डिक्लोफेनेक। तो डिक्लोफेनेक पशु खाते थे, पशुओं की मृत्यु होती थी, गिद्ध उनको खाने आते थे। तो पशुओं की मृत्यु पर जब गिद्ध उनको खाने आते थे तो जो डिक्लोफेनेक दवा है वो गिद्ध के भी शरीर में चले जाती थी, जिससे गिद्धों की मौत हो जा रही थी। तो याद रखना है गिद्धों की संख्या में गिरावट का प्रमुख कारण डिक्लोफेनेक दवा है जो पशुओं के शवों को खाते समय गिद्धों के शरीर में पहुंच जाता था। पशु चिकित्सा में प्रयोग की जाने वाली दवा डिक्लोफेनेक को वर्ष 2008 में प्रतिबंधित कर दिया गया है। यानी अब जो है हमारे देश में डिक्लोफेनेक दवा नहीं बिकती, उसको 2008 में प्रतिबंधित कर दिया गया। इसका प्रयोग मुख्यतः पशुओं में बुखार, सूजन, उत्तेजन की समस्या से निपटने के लिए किया जाता था। तो अब आपकी गिद्ध संरक्षण प्रयोगशाला यहां पर कार्यशाला लगी है, तो इससे रिलेटेड चीजें आपसे पेपर में पूछी जा सकती है। अरण्य भवन न्यू रायपुर छत्तीसगढ़ में इसका आयोजन हुआ है गिद्ध संरक्षण प्रयोगशाला। तो गिद्धों संबंधी जितने आपके फैक्ट हैं उसको यहां पर मैंने बताए हैं। चलिए अगला करंट देख लेते हैं। अगला करंट है बृहस्पति के उपग्रह यूरोपा में पहुंचेंगे, जसपुर के बच्चों के 30 बच्चों के नाम। अब बृहस्पति का जो आपका उपग्रह है यूरोपा,
तो वहां पर अभी आपके नासा के द्वारा यहां पर फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस से यूरोपा क्लिपर नामक अंतरिक्ष यान बृहस्पति की ओर भेजा गया है। यानी यूरोपा क्लिपर नाम का एक अंतरिक्ष यान है, उसको यहां पर भेजा गया है। कहां पर? बृहस्पति में। यूरोपा उसका उपग्रह, बृहस्पति का चंद्रमा बोला जाता है यूरोपा को, तो यूरोपा को भेजा गया है। बृहस्पति के टोटल 95 जो है उपग्रह अभी तक खोजे जा चुके हैं। तो ये अंतरिक्ष यान जो गया है, इस अंतरिक्ष यान के जो चिप है, उस चिप में जसपुर के बच्चों के नाम लिखे हुए, 30 बच्चों के नाम। तो याद रखना है यहां पर कि इसमें जो है आपके जसपुर के जिलाधीश डॉक्टर रवि मित्तल का भी नाम लिखा हुआ है और जसपुर के 30 बच्चों का यहां पर नाम लिखा हुआ है। तो याद रखना है कि ये स्पेसक्राफ्ट जो है अभी आपका गया है बृहस्पति में। ये लगभग 2030 में बृहस्पति के क्षेत्र में पहुंचेगा। तो वहां पर जसपुर के जो उसका चिप डाला गया सिलिकॉन चिप में बस जसपुर के भी बच्चों का नाम लिखा हुआ है। तो याद रखना है जसपुर के 30 बच्चों का नाम और जसपुर के जिलाधीश जो रवि मित्तल है, डॉक्टर रवि मित्तल, उनका नाम भी इसमें मेंशन किया गया है। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला करंट देखते हैं। अगला करंट है यूनेस्को में सिरपुर के नॉमिनेशन के लिए एनआईटी कर रहा है जीआईएस मैपिंग। यानी यूनेस्को में क्या किया जा रहा है, सिरपुर को भी यूनेस्को की जो सूची होती है, धरोहर सूची, विरासत सूची, कई सारी आती है, तो उसमें भी सिरपुर का नॉमिनेशन यहां पर इस बार फाइल किया जाएगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और हमारी सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है कि सिरपुर का नॉमिनेशन भेजा जाए ताकि यूनेस्को की जो सूची आती है उसमें सिरपुर का नाम भी शामिल किया जाए। तो इसके लिए यहां पर प्रयास चल रहा है। तो यहां पर सिरपुर में जीआईएस मैपिंग कराया जा रहा है। जीआईएस मैपिंग का मतलब यहां पर आपका एक चीज याद रखिएगा, यहां क्या होता है कि यहां पर बताया गया है कि रायपुर के एनआईटी और जीआईएस मैपिंग के जरिए सिरपुर में अब तक मिल चुके ऐतिहासिक धरोहर की कला डिजाइन की डिटेल तैयार की जा रही है। मैपिंग से यह पता चलेगा कि यह एक प्राचीन नगर था, उसकी विलुप्ति के प्राकृतिक कारण क्या होंगे। यानी सिरपुर का अगर आप देखेंगे बीच में 800 साल तक सिरपुर का इतिहास गायब है। यानी 12वीं से 18वीं शताब्दी के बीच में सिरपुर का इतिहास हमको पूरा पता ही नहीं चलता है। तो ऐसी स्थिति में जब बीच का इतिहास गायब है तो उसके बारे में यहां पर जानकारी नहीं मिलती। तो यहां पर यह पता लगाया जाएगा कि सिरपुर क्या इस समय नष्ट हो गया था, अगर नष्ट हो गया तो इसके क्या कारण थे, उसका यहां पर पता लगाया जा रहा है। इस मैपिंग से जमीन के अंदर 3 मीटर की गहराई तक क्या क्या चीजें दबी है, उन सभी चीज, उसके उस समय क्या जल स्रोत थे जिनका वो प्रयोग कर रहे थे, ये सब चीज यहां पर पता लगाने के लिए आपका यहां पर क्या किया जा रहा है, सिरपुर में जीआईएस मैपिंग करवाई जा रही है। तो याद रखेंगे यहां पर आपका यूनेस्को की सूची में सिरपुर को शामिल करवाने के लिए ये सब एनआईटी के द्वारा और इसरो और नासा की मदद भी ली जा रही है जीआईएस मैपिंग के लिए। यानी एनआईटी तो काम कर रहा है, एनआईटी रायपुर, इसके अलावा इसरो और आपका नासा भी इसके लिए मदद कर रहा है ताकि यहां पर ये जीआईएस मैपिंग करके वहां के इतिहास के बारे में जान सके। क्योंकि जब तक इन चीजों के बारे में यूनेस्को को बताया नहीं जाएगा तब तक, मतलब ये जीआईएस मैपिंग करके जो उनके इतिहास के बारे में पूरा यूनेस्को को डिटेल भेजना पड़ता है, उसके बाद यूनेस्को शामिल करता है। तो ये सब चीज इस समय प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा पूर्व राज्यसभा सांसद गोपाल व्यास का निधन हो गया है। जो पूर्व राज्यसभा सांसद थे, ये 2006 से 2012 तक के छत्तीसगढ़ से आप बोल सकते हो कि राज्यसभा सांसद थे गोपाल व्यास, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। और इन्होंने अपने शरीर की, अब जब ये इनकी मृत्यु से पहले इन्होंने अपने शरीर को दान दे दिया था कि इनकी मृत्यु के बाद जो एम्स रायपुर है वहां पर इनका शरीर का प्रयोग किया जाएगा। जो विभिन्न स्टूडेंट है वो उनकी जो भी आप बोल सकते हो ट्रेनिंग की प्रशिक्षण करवाया जाता है, उसके लिए इन्होंने अपना क्या कर दिया, शरीर दान दे दिया है। तो याद रखेंगे पूर्व राज्यसभा सांसद गोपाल व्यास का निधन हुआ है। 2006 से 2012 तक छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद रहे हैं। एक चीज अब आपको होमवर्क के तौर पर पढ़ लेना कि छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की सीटें 5 है। तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ से कौन कौन सांसद हैं इसको एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि इस करंट से मतलब आप बोल सकते हो कनेक्ट करके आपसे वो क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपको, भले ही हमको समय लगेगा, 1 घंटा लगेगा, 1.5 घंटा लगेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जो करंट हम पढ़ रहे हैं उसको डेप्थ में पढ़े ताकि करंट से रिलेटेड जो आपका सब्जेक्टिव नॉलेज पेपर में पूछा जा सकता है उसको भी मैं यहां पर कवर कराने का प्रयास कर रहा हूं, एक्स्ट्रा जानकारी देके। भले ही हमको यहां पर समय ज्यादा लगे, लेकिन अगर पेपर से इस करंट से रिलेटेड कोई
क्वेश्चन सब्जेक्टिव आ रहा है तो वो भी आपसे ना छूटे, उसका भी प्रयास यहां पर मैं कर रहा हूं। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। इस पूरे क्लास का जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, जिसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, और कोई अदर बैच एसआई एडीओ जो भी ज्वाइन करना है उसका भी आपको लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल में अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।